नमस्कार, मैं संकेत अपटे। आज का भी मार्केट सेम है, रेंज बाउंड है। क्लियरली मार्केट में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वन बाय वन चीजें मैं डिस्कस करते हुए आगे चला जाऊंगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में एक्चुअल चल क्या रहा है। कल भी हमने बातें करी थी, आज भी सेम बात कर रहा हूँ। जो भी लाइव सेशन मैंने आज लिए थे सुबह सुबह भी मैंने वही बोला था कि मार्केट में कुछ मजा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। बहुत ही खराब मूवमेंट मार्केट में नजर आ रही है। ये जो पहले कैंडल बनी थी ना, तब मेरा मानना यह था कि कल का बदला शायद आज मार्केट लेने की कोशिश करेगा, बट जैसे ही जेरोमी पॉवेल की जो भी आज कमेंट्री आपको आने वाली है, जो भी वो बातें करने वाले हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर एक दिमाग में आइडिया आई कि 10 बजे तक मूवमेंट नहीं होती है तो मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। सेम हमने एक दो तीन मूवमेंट आज कैप्चर करी और बाद में बोला गया कि साहब आज छोड़ देते हैं, कोई मजा नहीं है मार्केट में, दूर रहना ही अपने लिए फायदे का सौदा हो सकता है। मूवमेंट आएंगी कल कहाँ पे? ख्याली पुलाव में, क्योंकि कल मार्केट बंद रहेगा, परसों भी मार्केट बंद रहेगा। अगर आप देखोगे ना तो 2 दिन मार्केट कंप्लीटली चॉपी था। इसको डेली टाइम फ्रेम में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। बैंक निफ्टी के एक बार ऊपर नजर आप घुमा देते तो समझ में आ जाएगा, और निफ्टी पे भी एक नजर घुमाएंगे। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट जा रहा है। बट यहाँ पे एक मजेदार चीज ये हो रही है कि मार्केट में जो मूवमेंट है ना, एकदम स्लो हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर से टाइम पास, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यही चल रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट होने वाला है ना, वो इम्पैक्ट होगा रेट कट के हिसाब से। क्योंकि ओवरऑल अगर आप यूएस के आंकड़े देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे इन्फ्लेशन ठीक ठाक कंट्रोल में है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है ना, वो थोड़ा कंसर्निंग वाला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ रही है, नए न्यू जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे हैं। ताकि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई साहब इतनी ज्यादा इकोनॉमी में इश्यूज आ रहे हैं तो हमें रेट कट करना पड़ेगा। बट ये दिमाग में नहीं आ रहा है जेरोमी पॉवेल के। वो अभी भी चिंता में है कि मैं करूं तो करूं क्या। वो अभी भी भूला ऐसे ही लग रहा है मुझे उनको जब भी देखता हूं। क्योंकि कल जो उनके यहाँ एक मीटिंग हुई, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जहां पे वर्ल्ड बैंक के कुछ लीडर्स रहते हैं, फेडरल रिजर्व के रहते हैं, सेंट्रल बैंक के रहते हैं। ये जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बातें हुई, बट कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ रिजल्ट नहीं निकला है। बट जो भी वहाँ पे बातें हुई आज शाम को हमें पता चलने वाली है, जो कि मैं कल वीडियो में हमारे कवर करने वाला हूं। आज बढ़िया टॉप गेनर अगर हम बात करें तो ऑटो सेगमेंट था, जहां पे टीवीएस एक बहुत बड़ा गेनर रहा है। टीवीएस के साथ बजाज ऑटो था, टाटा मोटर है, हीरो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये सारे आज अच्छे खासे गेनर रहे हैं। ओवरऑल सेक्टर की हम बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, बट खराब परफॉर्म आईटी ने किया है। बोल सकता हूं कि समवेयर अराउंड 1% से आईटी डाउन है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। रियल्टी सीधा 2.25% डाउन है भाई साहब। जो नया कुछ गवर्नमेंट प्लान कर रही है ना, उसके हिसाब से जो डी ग्रोथ आ रही है वो बहुत खराब है। ऑटो सीधा 1.25% 1.5% से ऊपर नजर आ रहा है इंडेक्स। बट ओवरऑल बात हम करें तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इसी वजह से कुछ सेक्टर ऊपर कुछ सेक्टर नीचे, दैट्स वाई निफ्टी हमें रेंज बाउंड नजर आ रहा है। डोमेस्टिक अगर हम बात करें तो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग के मिनट्स अभी सामने आ चुके हैं। उनका मानना यह है कि जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सीधा आप यूएस से कंपेयर मत करो। यूएस अगर रेट कट कर रहा है तो इंडिया में भी करना चाहिए, ऐसी बातें मत करो कि वो पॉसिबल नहीं है। हमारी इकोनॉमी अलग है, हम उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। हमारा कंपैरिजन यूएस से होता नहीं है। मैं जिंदगी भर यही बोलता आ रहा हूँ कि आपका जिंदगी में कभी भी कंपैरिजन यूएस से होगा नहीं, ना आपका माइंडसेट उतना ब्रॉडर है। आप जिंदगी भर खुद की तुलना पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ही करोगे, वही आपकी औकात है। मैं 100 बार बोल चुका हूं कि अपनी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बड़ी होनी चाहिए, ब्रॉडर लेवल पे होनी चाहिए। तभी हम विश्व गुरु बनने के लायक हो सकते हैं या उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तुम खुद का कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से करते रहोगे ना तो जिंदगी भर कभी बढ़ोगे नहीं। क्योंकि हर बार जब भी देखता हूं ना, ये कुछ बड़े बड़े ऑफिशियल्स बोलते हैं कि एशियन कुछ कंट्रीज के ग्रोथ देखो, उनके हिसाब से हम बढ़िया करें। अरे तुम एशियन कंट्रीज के हिसाब से बढ़िया करोगे, चाइना से कंपेयर नहीं करोगे, तुम यूएस से कंपेयर नहीं करोगे। कंपेयर किससे करोगे? छोटी छोटी कंट्रीज से करोगे। तो अगर हमें और कंस्ट्रक्टिव वे में बड़ा बनना है ना, तो उस वे में थिंकिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे बातें क्या हुई कि जो भी इन्फ्लेशन का डेटा है वो अभी फिलहाल कंट्रोल में है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई। इसका मतलब जो भी फूड इन्फ्लेशन है वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, एकदम एग्रेसिवली बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बट फूड इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न। मैं 100 बार बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि भले गवर्नमेंट बोले कि फूड इन्फ्लेशन नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि फूड इन्फ्लेशन है और वो आगे भी रहेगा और अच्छे खासे लेवल पर रहेगा।
मगर इनका मानना यह है कि ये थोड़ा कंट्रोल में रह सकता है। डिसइंफ्लेशन का पेस जो है थोड़ा स्लो और अनसर्टन है, इसीलिए जल्दबाजी में ये कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। रेट कट करने का थोड़ा टाइम ये लेने वाले हैं, ऐसा अभी हमारी गवर्नमेंट का मान सकते हो या आरबीआई का मानना है। बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है आगे जाके, लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में मैं बोल रहा हूं। बट वो कंट्रोल में आए मुझे बिल्कुल भी नहीं उसकी उम्मीद है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि महंगाई वहीं पे बढ़ती है जहां पे ग्रोथ बढ़िया है। सो आपको ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा ताकि रेट कट करके दोनों चीजें बैलेंस्ड हो। सिर्फ महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ नहीं होगी, देश की वाट लग जाएगी। सो दोनों चीजों पे फोकस करके हमें आगे बढ़ना होगा। अगर एक कमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा 2-4 कमेंट भी मैं कवर करने वाला हूं, और कल से हमने शुरुआत भी करी है, पहले भी करते थे, बीच में हमने बंद कर दिया था, फिर से शुरू कर रहे हैं कि सर एफएम मैडम बोल रही है कि टैक्स का प्रोसीजर सिंपल करना है। एफएम फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा मुझे लगा रेडियो वाला एफएम की बात कर रहे हो। सिंपल का मतलब ज्यादा टैक्स, क्वेश्चन मार्क दिया है उन्होंने आगे। व्हाट इज योर ओपिनियन? सर मेरा ओपिनियन मत पूछो, अगर मैं बोलने लग जाऊं तो मैडम को बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। उसके आगे उन्होंने पूछा है कि वो और ज़्यादा टैक्स बढ़ सकता है क्या, और डीटीसी लग सकता है क्या। भाई साहब एक चीज़ सिंपल है, याद रखो कि एक आगे मीटिंग होने वाली है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मैं थोड़ा आपको मेरा कॉन्टेस्ट दे देता हूं जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं। आईटी डिपार्टमेंट की 165th एनिवर्सरी में एफएम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है, निर्मला सीतारामन जी ने, कि 72% टैक्स पेयर अपने आप न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट हो गए हैं। किसी को उनको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप यहां पे खड़े हो, दो ही रास्ते, एक तो आगे जाना, एक तो पीछे जाना है। पीछे जाना है ना तो एक गड्ढा है बहुत बड़ा, गिरोगे सीधा मर जाओगे। आगे एक छोटा गड्ढा है जिसमें गिरोगे हाथ पैर टूट जाएंगे। क्या करोगे? कहां पे गिरोगे? छोटे गड्ढे में ही गिरोगे। तो इसका मतलब क्या है कि नाक आपका अगर प्रेस कर दिया है तो मुंह तो खोलोगे। तो नए रिजिम में शिफ्ट हुए, अरे क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या रखा है आपने? शिफ्ट तो होंगे ही लोग, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आने वाले पीरियड में अगर आप टैक्स रिजिम में और ज्यादा चेंजेस करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो लोग आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसका रीजन ये है कि 58.57 लाख नए टैक्स पेयर अब ऐड हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 60 लाख नए लोग अब टैक्स भर रहे हैं। 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी रिटर्न्स भर रहे हैं, जिन्होंने आईटी फाइल कर दिया है। 140 करोड़ जनता है, उसमें से 7.5 करोड़ के आसपास अभी लोग टैक्स भर रहे हैं। इसका मतलब टैक्स पेयर की संख्या भी बढ़ रही है। अगर टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, टैक्स की अमाउंट बढ़ रही है, और उसके साथ साथ और अगर आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब सिंपल है, हम डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा आपने ध्यान देना चाहिए कि नॉर्मल रिटेलर लोगों का क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम एमएसएमई के लिए काम कर सकते हैं, किस प्रकार से टैक्स कम मगर उनका इनकम ज्यादा हो सकता है। देखो आपको पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को सिंपल है, विदाउट पैसे का गवर्नमेंट चल नहीं सकता है। दो वेज है कि अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, तू 50 रुपए दे मेरे को, मैं 50 रुपए लूंगा, 50 रुपए तू रख ले, चल जो करना है कर, ये एक हो सकता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है अपने पास, तुमको 50 रुपए कमाना है ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ये बोल सकते हैं कि भाई तू एक काम कर, मुझे 50 नहीं चाहिए, 25 रुपए दे, मगर तुम्हारा इनकम 100 का 200 रुपए कैसे हो उसके ऊपर गवर्नमेंट भी तुमको सपोर्ट करेगी। ये होता है सपोर्ट, टू वे कम्युनिकेशन, गिव एंड टेक। यहाँ पे गिव नहीं हो रहा है, सिर्फ टेक हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करने जाओगे उतना ज्यादा लोग भी आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, याद रखना। क्योंकि जिस चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए उसको मैं खुल के करता हूं, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये 100 बार बातें बोली है। एक बात सिंपल है, देश अपना सिंप्लीफाई हुआ नहीं आज तक। इतनी सारी जाति है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भेद है, इतने सारे राज्य है, इतनी सारी भाषाएं हैं। तो सारी भाषाएं एक हो सकती है? नहीं हो सकती। हर एक की लैंग्वेज अलग है, हर एक का खान पान अलग है। 10 किलोमीटर में लैंग्वेज बदलते हैं भाई साहब, तुम टैक्स सिंप्लीफाई करने लगी पड़ी हो। इतना आसान है ये चीज? उनके लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सबको बोल देंगे 30% भरो, चलो सबके लिए सेम टैक्स। ये होता नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार होना चाहिए। लास्ट टाइम आपने किया किस पे? कैपिटल गेन पे बढ़ा दिया, चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, चलो आपने प्रॉपर्टी की भी वाट लगा दी, उसमें भी इंडेक्सेशन हटा दिया।
अब उसमें ज़्यादा विरोध हुआ तो फिर से आपने चेंज किया। ये बार बार करके फायदा नहीं है। सेबी में भी सेम चीज़ें हो रही है, बार बार एफएनओ में कुछ चीज़ें करी जाती है, फिर बोला जाता है हम ये पीछे ले रहे हैं, इसको एडजस्ट कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा हार्म करने वाली चीज़ है। करके अगर आप बोलोगे ना सीधा हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नोटबंदी कर दी, सीधा बोल दिया हम नोटबंदी कर रहे हैं, भाई साहब इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे हो रहे हैं। जीएसटी सीधा इंप्लीमेंट कर दिया। होना क्या चाहिए, पहले उसके ऊपर विचार विमर्श होने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, जनता, सोशल वर्कर, सबको एक साथ, बिजनेसमैन, रिटेलर, सब एक साथ आने चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। 19-20 होगा तो चलेगा यार, तुम्हारा 19 से लेके सीधा 2000 हो रहा है तो बहुत ज्यादा गैप है। या अगर करते रहोगे देश की वाट लग जाएगी। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं। और इसमें दो ही चीजें होने वाली है। मैंने जो भी मेरे बिजनेसमैन दोस्त है, फ्रेंड्स है, या जो भी रिटेलर्स मेरे इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ आके रिचमी में जो इन्वेस्ट करते हैं, मैं उनसे बार बार ये डिस्कस करता हूँ। भारत में आगे जाके दो ही लोग सस्टेन कर पाएंगे और दो ही लोग खुश रहेंगे। कौन रहेंगे? जिसका पैन कार्ड ही नहीं है, जिसका पैन कार्ड ही नहीं है, आईटी रिटर्न्स का और उसका कोई लेना देना नहीं है, जो डेली कुछ काम करता है, वेजेस कमाता है, घर चलाता है, वो बंदा आराम से सुकून से सो पाएगा, क्योंकि किसी को टैक्स देना नहीं है, ना बैंकिंग कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं, ना आईटी फाइल करना है, ना जीएसटी इनकम टैक्स का टेंशन है उसको। रोज दिहाड़ी आती है, आराम से एंजॉय करो, खत्म करो। अब उसका एंजॉय क्यों है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तुम अगर बोलोगे ना भाई साहब 19-20 इधर उधर कर लो तुम, वो सुनेगा नहीं। मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा, तुमको बंदा नहीं मिलता है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, तुमको उसको काम पे रखना ही होगा। काम वाली भाई तुम बोल नहीं सकते, वो बोलेगी चल छोड़ दिया तुझे, मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। ये हो रहा है। फार्मर्स के यहाँ जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, 400 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए जो दिहाड़ी पे आते हैं, वो सीधा बोल देते हैं। 19-20 फार्मर उसको कुछ बोल देगा ना, किसान सुनेंगे नहीं, वो लोग चले जाएंगे। तो ये लोग आराम से जिएंगे। दूसरा जो कैटेगरी का लोग है वो होंगे हजारों करोड़ कमाने वाले, टाटा बिरला, अदानी, अंबानी जो लोग है ना, वो बिंदास्त जिएंगे, क्योंकि सारी पॉलिसीज उनके हाथ में है। टैक्स कितना देना है कितना नहीं देना है उनके हाथ में है। आज जोमेटो कंप्लीटली लॉस मेकिंग कंपनी है, आज पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, आज ओला इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा लॉस में काम कर रही है कंपनी। इसके बावजूद गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, इनकम टैक्स वो देते हैं, घंटा कुछ नहीं मिलता है आपको, फिर भी हजारों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। अब अलीबाबा ने 5000 करोड़ के स्टॉक सेल कर दिए, वो पैसा लेके चाइना चला गया। क्या उखाड़ लिया तुमने उनका? कुछ नहीं उखाड़ लिया। कैपिटल गेन चला गया लेके, कितना लोगे? 10-15-20% ले लो, बट यहां से पैसा बना के वो बाहर चला गया। कहने का मतलब यही है कि एक प्लेन टैक्स अगर तुम लगा दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इनकम पे आधा % दे दो, 1% दे दो, बहुत कमा लोगे, गवर्नमेंट के पास बहुत तगड़ा पैसा आएगा। बट ये सोच अपने गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटा साधारण इंसान हूँ। बट जो मिडल पर्सन है, छोटे बिजनेसेस है ना, वाट लग चुकी है। अगर आप लेमैन हो, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो XYZ, प्लीज एक बार एक काम करना। आपके यहाँ जो भी किराने वाला बिजनेसमैन है, कापड़ दुकान वाला बिजनेसमैन है, कोई भी हो, क्लोथिंग वाला हो, फूड वाला हो, होटल वाला हो, XYZ कोई भी टेक्सटाइल वाला हो, या ट्रेडर हो, सबके जाके पास एक बार उसका इंटरव्यू ले लेना। आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब मरा पड़ा है वो इंसान, वाट लगी पड़ी है उसके बिजनेस की। क्योंकि मैं रोज हर एक बिजनेसमैन से मिलता हूँ, उसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करता हूँ, बहुत सारी बातें होती है। बड़े बड़े बिजनेसेस हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ से, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, उससे लोग फंसते जा रहे हैं और ज़्यादा बिजनेसेस जीएसटी की वजह से वगैरह। तो उसके ऊपर और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपके ओपिनियन खुला बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्रिटिसाइज करो मुझे या निगेटिविटी फैलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो है वो है। भारत बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, 100% ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 100% है। जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी है, जो निगेटिव कर रहे हो उसको निगेटिव बोलना ही पड़ेगा, तभी हम इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। अदरवाइज हमारे देश का नाम भी चाइना पड़ जाता तभी के तभी। बट भारत है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आदित्य बिरला और एक बड़े एग्रेसिव एक्सपेंशन के ऊपर वो बढ़ रहे हैं। हमने बहुत बार उनके ऊपर डिस्कस किया है कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे। बिरला ओपस के बारे में मैंने डीप डिस्कशन आपके साथ किया था, उनका ज्वेलरी बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया था। अभी फिर से उनका जो बिजनेस है हिंदाल्को, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। 80,000 करोड़, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पे कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर और उसके साथ साथ आदित्य FRP प्लांट, न्यू एल्यूमिना रिफाइनरी, उसके साथ साथ नोवेलिस USA बेस्ड उनकी जो कंपनी है उसका भी एक्सपेंशन पे वो काम कर रहे हैं। अपने रायगढ़ में ये कंपनी है एल्यूमिना की। सो एग्रेसिव एक्सपेंशन भाई साहब, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है मेटल की।
कॉपर के बारे में मैंने बहुत बारी आपसे डिस्कस किया है कि ये जो मेटल है ना, ये प्रेशियस मेटल बनता जाएगा धीरे धीरे। जैसी सोने की डिमांड है ना, वैसे कॉपर की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, बहुत ज़्यादा डिमांड वाला मेटल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी रखने वाला ये मेटल है। सो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इसीलिए इस पे उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम और कॉपर की डिमांड आपको बताइए कितनी ज़्यादा है, इसीलिए ये लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए स्टॉक भी हमें बहुत अच्छा ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। CDSL 50% डाउन लोगों को दिख रहा है। अब ये CDSL क्यों डाउन दिख रहा है? अब ये 3-4 कमेंट आए थे, सर 50% लॉस दिख रहा है, क्या बेच दूं, क्या हो रहा है? मतलब कई स्टॉक अब 30-40% नीचे आ चुके हैं। एक एनर्जी वाला स्टॉक है, उसमें बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, बार बार वारी 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 जन्माते वारी कर रहे हैं। अब गणपति आया ना नजदीक, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल क्या करना है, ये वारी वारी क्या होता है। तो वारी रिन्यूएबल जो है वो बहुत अच्छे खासे लेवल पे गिर चुका है। सेम ये भी वैसे ही कुछ हो रहा है क्या? वैसे ही यहाँ पे डी ग्रोथ स्टॉक में हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है। CDSL ने अभी अपना बोनस दिया है 1:1, इसीलिए आपको नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। 50% सीधा क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है, बट वो क्रैश नहीं बोल सकते, वो डिवाइड हो चुका है 2 टुकड़ों में, इसीलिए आपको 50% वो ड्रॉप नजर आ रहा है। PFC वागवान पोर्ट प्रोजेक्ट में सीधा 21,000 करोड़ का इन्फ्यूजन उन्होंने कर दिया है। REC PFC ग्रोथ पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट स्टॉक्स के क्या हालत है आपको पता ही है। फिर भी मेरे हिसाब से बिजनेस बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। TVS ने जुपिटर का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। भाई साहब TVS आग लगी पड़ी है स्टॉक में, बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आने वाली थी, इसीलिए पहले से वो ग्रो हो रहा है। एनर्जी में, मतलब ग्रीन एनर्जी में उनका काम तो चल ही रहा है, बट अभी फिलहाल जो जुपिटर है उसकी वजह से हर क्वार्टर में 20,000 यूनिट की ग्रोथ अभी एक्सपेक्टेड है। मतलब हर 3 महीने में 20,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल हो जाएंगे। रिवेन्यू ओवरऑल अगर आप उनका देखो तो 7% से इस वजह से बढ़ने के चांसेस है, मतलब एक जुपिटर की वजह से। तो समझ जाना किस तरीके की ग्रोथ अब इस स्टॉक में आ सकती है। ब्रोकरेजेस TVS के बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश है। अगर हम बात करें UBS की, सीधा 3200 का टारगेट उन्होंने दे दिया है, 3200 का। ओवरऑल मेरा व्यू पूछो TVS के ऊपर, तो TVS इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्सपांड करेगा। ये मेरा डायलॉग लिख के रखना। मैं TVS का सिर्फ इंडिया का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, TVS ग्लोबली बहुत नेक्स्ट लेवल पे एक्सपांड करेगा। आपको TVS का EV बिजनेस नहीं दिख रहा है, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है TVS के EV बिजनेस के ऊपर। मैं बिल्कुल अवेयर हूँ और वो नंबर आपको बहुत जल्दी देखने मिलेंगे TVS के। तीसरी चीज टेक्नोलॉजी, बहुत नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी इनकी ग्रो होने वाली है। जो उनकी बाइक्स है जेन्युइनली काबिले तारीफ है। एक बार देख लेना, कंपेयर कर लेना और न्यूट्रल माइंडसेट के साथ कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मेरे पास TVS की बाइक बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं ये चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। एक्चुअल प्रोडक्ट में हर बार चेक करता हूँ कि किस प्रकार की उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आगे जाके वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली बिजनेस मॉडल कैसे वर्क हो रहा है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे पता चला है कि TVS भाई साहब बढ़िया चल रहा है, जो कि मैं बार बार बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।